शुरू हुए। इस कारण भारत विदेशियों के निशाने पर था। भारत में अगर कोई जगह गुलाम होती तो कुछ दिनों में आजाद करवा ली जाती, लेकिन स्थिति खराब होने का और भारत गुलाम होने का प्रमुख कारण भारत में ही छिपे कुछ गद्दार थे, जिनमें से हम कुछ गद्दारों पर आज नजर डालेंगे। नंबर 1, जयचंद। जब जब इतिहास के पन्नों में राजा पृथ्वीराज चौहान का नाम याद किया जाएगा, तब उनके नाम के साथ एक नाम और जुड़ता है, और वो नाम है जयचंद। किसी भी धोखेबाज, देशद्रोही या गद्दार के लिए जयचंद का नाम तो मानो मुहावरे की तरह प्रयोग किया जाता है। या किसी को जयचंद कह दिया जाए तो इसे गाली मानता है। जयचंद कौन था? जयचंद कन्नौज साम्राज्य का राजा था। वो गहरवार राजवंश से थे, जिसे अब राठौड़ राजवंश के नाम से जाना जाता है। दरअसल पृथ्वीराज और जयचंद की पुरानी दुश्मनी थी। दोनों के मध्य युद्ध भी हो चुके थे, फिर भी पृथ्वीराज द्वारा संयोगिता से विवाह के बाद यह जयचंद का दामाद बन चुके थे। उसके दिल में अपमान के तीखे तीर चुभ रहे थे। वह किसी भी कीमत पर पृथ्वीराज का विनाश चाहता था, भले उसे कुछ भी करना पड़े। अपने जासूसों से उसे पता चला कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को अपनी पराजय का बदला लेना चाहता है। जयचंद ने दिल्ली की सत्ता के लालच में मोहम्मद गौरी का साथ दिया। गौरी व जयचंद की सेना के आगे पृथ्वीराज को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन युद्ध के बाद गौरी ने जयचंद को मार दिया। उसके बाद गौरी ने कन्नौज, दिल्ली सहित कई जगहों पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद भारत में इस्लामिक का दबदबा बढ़ना शुरू हो गया। नंबर 2, मानसिंह। पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप में कौन अधिक महान और श्रेष्ठ योद्धा था, इस पर चर्चाएं कितनी भी हो सकती हैं। वहीं उनके समकालीन राजद्रोही मानसिंह और जयचंद के बीच भी गद्दारी की क्षमता में मुकाबला कड़ा मिलेगा। एक तरफ जहां महाराणा प्रताप संपूर्ण भारतवर्ष को आजाद कराने के लिए दर दर भटक रहे थे और जंगलों में रहकर घास की रोटियां खा रहे थे, देश के मुगलों से बचाने की कोशिश कर रहे थे, वहीं मानसिंह मुगलों का साथ दे रहे थे। राजा मानसिंह मुगलों के सेना प्रमुख थे और वह आमेर के राजा भी थे। यही नहीं, महाराणा प्रताप और मुगलों की सेना के बीच लड़े गए हल्दी घाटी के युद्ध में वो मुगल सेना के सेनापति थे। मानसिंह की ही गद्दारी के कारण महाराणा प्रताप घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपने आप में बदले की आग पूरी की थी। जब महाराणा योजना के साथ आगे बढ़े, अपनी सेना को इकट्ठा करके अकबर के साथ हल्दी घाटी में युद्ध में जीत हासिल की। मीर जाफर, मीर कासिम, टीपू सुल्तान और मीर सादिक से तो किसी को गद्दार कहने के लिए इस्लामिक कट्टरपंथी काफी, मगर मीर जाफर कहना भी कम नहीं होता, क्योंकि उसी के राज को भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की शुरुआत माना जाता है। मीर जाफर ने अंग्रेजों की मदद से बैटल ऑफ प्लासी में रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिलकर जाफर ने अपने ही राजा सिराजुद्दौला को धोखा दिया था और भारत में अंग्रेजों की पूर्ण नींव रखी थी। मीर जाफर वर्ष 1757 से 1760 तक बंगाल का नवाब रहा था। माना जाता है कि इसी घटना के बाद भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना की शुरुआत माना जाता है। मगर मीर जाफर को हटाने के लिए अंग्रेजों ने एक और गद्दार का सहारा लिया था, वो था मीर कासिम। मगर मीर कासिम जब तक समझ पाता कि उसने अंग्रेजों का साथ देकर गलती की, तब तक उसे भी मार दिया गया। मीर कासिम को 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मार गिराया। टीपू सुल्तान दक्षिण भारत का औरंगजेब था। वो हिंदुओं पर बड़ा अत्याचार करता था, मगर हर बार की तरह एक इस्लामिक शासन में एक मुस्लिम द्वारा ही खंजर घोंपने की प्रथा जारी थी और मीर सादक नामक उसके एक मंत्री ने अंग्रेजों के साथ मिलकर उसके साथ गद्दारी की और दक्षिण भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ, क्योंकि मीर सादिक को अंग्रेजों ने आसानी से अपने रास्ते से हटा दिया। नंबर 4, फणींद्र नाथ घोष। वैसे इस कड़ी में फणींद्र नाथ घोष नामक उस गद्दार का नाम सबसे ऊपर माना जाएगा, जिसने सैंडर्स वध कांड और असेंबली बम कांड में भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी थी और इसी गवाही के आधार पर भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को आरोपी बनाकर उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। फणींद्र नाथ घोष ने ही सरकारी गवाह के तौर पर पंडित आजाद के शव की शिनाख्त की थी, लेकिन घोष की गद्दारी से गुस्साए भगत सिंह के साथी जो जेल में डाल दिए गए, योगेंद्र शुक्ल व गुलाब चंद्र गुलाली 1932 में दिवाली की रात खुफिया तरीके से भाग निकले। जेल से निकलते उन्होंने गद्दार फणींद्र नाथ घोष को सजा देने की कसम खा ली। इस कसम को पूरा किया योगेंद्र शुक्ल के भतीजे बैकुंठ शुक्ल ने, जिसने फुकरी से घोष को मार डाला। वार इतने जानलेवा थे कि घोष चीखते चीखते मरता जमीन पर लेट गया। बेतिया अस्पताल में करीब सप्ताह भर जिंदगी और मौत के बीच जूझते हुए फणींद्र नाथ घोष की कहानी
खत्म हो चुकी थी। बेशक बैकुंठ शुक्ल 6 जुलाई 1933 को हाजीपुर पुल के सोनपुर वाले छोर से गिरफ्तार कर गए और फांसी पर लटका दी गई, मगर वो अपना काम बखूबी कर चुके थे। नंबर 5। पांचवा नाम थोड़ा विवादास्पद है, इस पर लोगों को आपत्ति हो सकती है, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूं उसे सुनने के बाद आपको आपत्ति नहीं रहेगी। गद्दारी की बात हो और भारत की सबसे पुरानी पार्टी को भूल जाएं, ऐसा असंभव है। कोई एक नेता की बात हो तो नाम लिया जाए, मगर जिस पार्टी के नेताओं ने समय समय पर देश और हिंदू की पीठ में खंजर घोंपा, उससे किसी एक व्यक्ति का नाम लेना बाकियों के साथ अन्याय होगा। इसलिए 1885 में स्थापना से लेकर आज तक कांग्रेस के नेताओं का इतिहास दागदार रहा है, जिसमें नेहरू से लेकर गांधी तक सब नेताओं के दामन हिंदुओं और देशवासियों के खून से रंगे हुए दिखते हैं। कांग्रेस की देश को जो देन है वह मुख्यतः इस प्रकार है। 1947 में देश विभाजन, कश्मीर समस्या, 1962 में चीन से लड़ाई में भारत की पराजय, देश के बंटवारे वाले प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर नेहरू के थे, सुभाष चंद्र बोस की गुमनामी पर चुप्पी साधने वाले नेहरू थे, और इतिहास में कहा तो ये भी जाता है कि चंद्रशेखर आजाद को यदि किसी ने छल से मरवाया तो वो भी कांग्रेस के ही कोई नेता थे। लाल बहादुर शास्त्री की मौत और उसकी कोई जांच पड़ताल तक नहीं हुई। क्या ये कम है? अगर ये कम है तो आपके पास बहुत सारी ऐसी बातें हुई